हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा का विकास। इससे पहले हमने कहाँ तक कंप्लीट किए थे, तो आप ये सारा कंप्लीट हो चुका था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आज देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा का विस्तार भारत में कैसे हुआ। इन्हीं सब विषयों को जानेंगे और समझेंगे विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, जिससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छा वीडियो भी लाएँ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले सीरीज चल रहे हैं। और चलिए पढ़ते हैं। 1854 की वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। 1854 है ना, 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना यही थी। तो कब भारत में जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1882 में नियुक्त हंटर आयोग मुख्य रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। 1882 में नियुक्त हंटर आयोग मुख्य रूप से किस पे प्राथमिकता दिया था, इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। और हंटर आयोग कब आया, 1882 में आया था। ये इसका प्रमुख या मुख्य रूप से किस पे ज़्यादा फोकस किया, तो ये प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर। भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। कब, कलकत्ता में पहला मदरसा अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया। और 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा आलिया की स्थापना की थी। मदरसा आलिया की स्थापना 1780 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मदरसा आलिया 1780 ईस्वी में किया गया था। इसका पहला प्रमुख नौजिन कौन थे, इसका पहला प्रमुख नौजिन मुल्ला मौजुद्दीन था। इसमें अरबी, फारसी, मुस्लिम कानून पढ़ाए जाते थे और इसके स्नातक ब्रिटिश शासन में दुभाषियों के रूप में भी सहायता करते थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। मैकाले मिंट्स 1935। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखा था, तो ये मैकाले मिंट्स 1935 में मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का सुझाव भी दिया और बेंटिंग ने उनके सुझाव स्वीकार किए। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का सुझाव भी दिया था और जो बेंटिंग थे उन्होंने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया था। 7 मार्च 1935 को सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में पहला शिक्षा आयोग हंटर आयोग था, जो 1782 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में की थी, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। अर्थात तो कहने का मतलब है कि भारत में शिक्षा का पहला आयोग कौन सा था, तो ये हंटर आयोग था, जो 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया था। माइकल मधुसूदन दत्ता को पेरिस की लॉ सोसाइटी एशियोटिक ऑफ पेरिस की सदस्यता पेश की। माइकल मधुसूदन दत्ता को पेरिस की लॉ सोसाइटी एशियोटिक ऑफ पेरिस की सदस्यता की पेशकश की, जिसकी स्थापना 1822 में हुई थी। तो पेरिस लॉ सोसाइटी एशियोटिक ऑफ पेरिस की सदस्यता की पेश की भी, जिसकी स्थापना जो है 1822 में किया था। दादा भाई नौरोजी 1892 तथा 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सांसद थे और ब्रिटिश के एमपी बनने वाले पहले एशियाई थे। दादा भाई जो नौरोजी थे, ये 1892 और 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सांसद भी थे और ब्रिटिश सांसद बनने वाले ये पहले एशियाई भी थे।
राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ पर? यूएसए में, अर्थात अमेरिका में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। तो हम जानेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1828 में हुआ। स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया यूएसए में, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक ऐसा संगठन है जो भारत के महाराष्ट्र में 43 शिक्षा प्रतिष्ठान चलाता है। क्या है ये? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी महाराष्ट्र का एक ऐसा संगठन है जो वहाँ की 43 शिक्षा प्रतिष्ठान चलाता है। ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर? ये पुणे में स्थित है। न्यू इंडिया स्कूल स्थापना 1880 में पुणे में हुआ। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसने? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1880 ईस्वी में किया गया था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में गोपाल गणेश, आगस्कर महादेव, बल्लाल नामजोशी, बी.एस. आप्टे और वी केलकर, एम.एस. गोले और एन.के. धरप के सहयोग से बनाई गई थी। किसके? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाया गया था गोपाल गणेश, आगस्कर महादेव, बल्लाल नामजोशी, बी.एस. आप्टे, बी.एस. केलकर, एम.एस. गोले और एन.के. धरप के सहयोग से बनाया गया था। एम.जी. रनाडे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी जुड़े थे। माइकल सैडलर आयोग, आइए जानते हैं माइकल सैडलर आयोग के बारे में। इसका जो गठन है, माइकल सैडलर आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। माइकल सैडलर आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सोशल साइंस के बारे में। अब यहाँ से कुछ सोशल साइंस के बारे में, जैसे कि ज्वार भाटा आने के क्या कारण है। जैसे चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव काफ़ी हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार की घटना के प्रमुख कारण होते हैं। मतलब कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव काफ़ी हद तक और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार की घटना के प्रमुख कारण हैं। एक अन्य कारक केंद्र प्रसारक बल भी है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के विपरीत कार्य करता है। मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये मारियाना गर्त कहाँ पर स्थित है? तो मारियाना गर्त के बारे में जानते हैं कि मारियाना जो गर्त है इसकी खोज फर्डिनेंड मैगलन के द्वारा किया गया था। ये सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। पृथ्वी का लगभग 30% भाग कवर करता है। मारियाना ट्रेंच के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना द्वीप से लगभग 200 किलोमीटर 124 मील लगभग पूर्व में स्थित है। मारियाना द्वीप लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित ये अर्धचंद्राकार है और इसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर और चौड़ाई जो चौड़ाई है ये 69 किलोमीटर। गहराई की बात करें तो 10,984 मीटर, जिसे चैलेंजर द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात मारियाना गर्त को हम चैलेंजर द्वीप के रूप में भी जानते हैं। ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी
प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना द्वीप में लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में मारियाना द्वीप से लगभग ये 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसे हम अर्धचंद्राकार और इसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है, जिसे हम चैलेंजर द्वीप के रूप में भी इसे हम जानते हैं। इसकी जो खोज थी मारियाना ट्रेंच की, ये फर्डिनेंड मैगलन के द्वारा किया गया था। ये सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर भी है, जो पृथ्वी का लगभग 30% भाग कवर करता है। आखिर सुनामी महासागरों के नीचे भूकंप के क्या कारण आते हैं? मतलब कि जो सुनामी होता है महासागरों के नीचे आते हैं, तो क्यों सुनामी महासागरों के नीचे आने के क्या कारण है? तो ये भूकंप आने के कारण क्या हैं? कि जो सुनामी होता है महासागरों के नीचे भूकंप, उल्कापिंड के प्रभाव, समुद्री तट पर भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से जुड़े हिंसक समुद्री लहरों से उत्पन्न तरंगों की एक श्रृंखला होती है। मतलब ये जो सुनामी होता है समुद्र में क्यों आते हैं सुनामी? मतलब जो सुनामी है ये महासागरों के नीचे, सुनामी जो है महासागरों के नीचे भूकंप के कारण ही आते हैं। मैं समझ आ रहा है? मतलब कि जो सुनामी है ये महासागर के नीचे भूकंप के कारण ही आते हैं। तो सुनामी क्या है इसके बारे में आइए थोड़ा बहुत जानते हैं। तो महासागरों के नीचे भूकंप, उल्कापिंड के प्रभाव, समुद्री तट पर भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से जुड़े हिंसक समुद्री लहरों से उत्पन्न तरंगों की एक श्रृंखला होती है। सुनामी का सबसे आम कारण समुद्री जल के नीचे आने वाले भूकंप हैं। सुनामी का सबसे आम कारण जो होता है समुद्री जल के नीचे आने वाले भूकंप हैं। और प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि ज्वालामुखी, ये पृथ्वी की पपड़ी की सतह का एक बीवर क्षेत्र होता है, जिसके माध्यम से लावा, ज्वालामुखी राख, चट्टानें और गैसें उत्सर्जित होती हैं। हिमस्खलन, ये पहाड़ी के नीचे बर्फ का तेजी से प्रवाह होता है। हिमस्खलन क्या है? ये पहाड़ी के नीचे बर्फ का तेजी से प्रवाह हिमस्खलन है। भूस्खलन समुद्र की भूमि पर हो सकता है। कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धाराएं हैं जो फिलीपींस से जापान तक चलती है। अभी हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़े थे कि कुरोशियो कैसी धाराएं हैं। तो जो कुरोशियो होता है ये गर्म धाराएं होती हैं। अब ये कहाँ पर है? जो फिलीपींस से जापान तक चलती हैं। कुरोशियो धाराओं के बारे में आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो कुरोशियो धारा है ये पश्चिमी सीमा धारा को जापान धारा या ब्लैक धारा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी सीमा धारा को जापान धारा या ब्लैक धारा के नाम से भी जाना जाता। जापानी में कुरोशियो शब्द का अर्थ होता था ब्लैक स्ट्रीम। यह अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम का प्रशांत एनालॉग है और महासागर से अधिक गर्म जापान के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो सुशीमा धारा कुरोशियो धारा का भाग होता है। जानते हैं लाल सागर के बारे में कि लाल सागर जिसे आमतौर पर एरिथ्रियन सागर के रूप में भी जाना जाता है, अफ्रीका और दक्षिण के बीच स्थित एक हिंद महासागर है। महासागर जल का प्रवेश द्वार है, मतलब कि खारे जल का प्रवेश द्वार है। लाल सागर दक्षिण में वाब अल मंडेब जलडमरू और अदन की खाड़ी के द्वारा समुद्र से जुड़ा है, जबकि शिनॉट प्रायद्वीप, अकाबा की पहाड़ी और स्वेज की खाड़ी उत्तर में स्थित है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। अटलांटिक महासागर एक लंबा, यहाँ से अटलांटिक महासागर है। इससे पहले अकाबा की लाल सागर के बारे में पढ़ते हैं कि जो लाल सागर है जिसे हम आमतौर पर
एरिथ्रियन सागर के रूप में जाना जाता है और अफ्रीका और दक्षिण के बीच स्थित एक हिंद महासागर खारे जल का प्रवेश द्वार है। लाल सागर दक्षिण में वाव अल मंडेब जलडमरू और अदन की खाड़ी के द्वारा समुद्र से जुड़ा है, जबकि सिनोड प्रायद्वीप जो है ये आकाब की पहाड़ी और स्वेज की खाड़ी उत्तर में स्थित है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। अटलांटिक महासागर एक लंबा यस आकार का द्रोणी है जो यूरोप और अफ्रीका से यूएसए तक अनुदैर्ध्य रूप से चलता है। आर्कटिक महासागर जो है ये यूरेशिया और उत्तर अमेरिका से घिरा है। प्रशांत महासागर की ओर बाल्टिक जलडमरू के मध्य और अटलांटिक की ओर ग्रीनलैंड स्कॉटलैंड कटक सीमा बनाती हैं। सुशीमा जलडमरू मध्य या पूर्वी चैनल कोरियो जलडमरू मध्य का एक चैनल है जो कोरियो एवं जापान के मध्य स्थित है, जो जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर की ओर जोड़ता है। शुंडाल जलडमरू यह इंडोनेशिया, सेलाट, सुंड्रा, जाब्रा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच 16 से 17 मील और या 26 से 110 किलोमीटर चौड़ा एक चैनल है। ये हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है। सुंड्रा जलडमरू क्या है? आइए जानते हैं कि यह इंडोनेशिया, सेलाट, सुंड्रा, जावा, पूर्वी और सुमात्रा के बीच चौड़ा एक चैनल है। ये हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। इसके अधिकांश द्वीप ज्वालामुखी या प्रवाल भित्ति के हैं। मारियाना गर्त जो 11,033 किलोमीटर है मारियाना गर्त और दुनिया की सबसे गहरी गर्त भी है। अटलांटिक महासागर क्या है? अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं। सबसे लंबा तटरेखा एवं व्यापार तथा वाणिज्य के लिए व्यस्ततम महासागर है और इप्टोरिको गर्त इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। हिंद महासागर यह देश के नाम पर रखा गया नाम है। अटलांटिक महासागर से गहरा है और ये महाद्वीपीय द्वीपों की संख्या ज्वालामुखी द्वीपों की तुलना में अधिक है और जावा गर्त इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और आर्कटिक सर्कल के भीतर है। अधिकांश हिस्सा जमा है। नॉनसेन की गर्त सबसे गहरा बिंदु भी है। उच्च ज्वार अमावस्या एवं पूर्ण चंद्र के दिन आते हैं। उच्च ज्वार जो होते हैं ये अमावस्या एवं पूर्ण चंद्र के दिन ही आते हैं। और उच्च ज्वार जो होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी और इन्हें उच्च ज्वार भी कहा जाता। ये महीने में 2 बार आता है, एक पूर्णिमा की अवधि और दूसरा अमावस्या के दौरान आता है। जो उच्च ज्वार होता है ये है अवधि में, मतलब कि ये है महीने में 2 बार आता, एक आएगा पूर्णिमा की अवधि और दूसरा अमावस्या के दौरान। और ये ज्वार जो उच्च ज्वार कब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, इन्हें हम उच्च ज्वार कहते हैं। और ये महीने में 2 बार, एक आएगा पूर्णिमा की अवधि, दूसरा अमावस्या के दौरान। निम्न ज्वार उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिनों का अंतर होता है। कितने दिनों का? तो 7 दिनों का अंतर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच होता है। सूर्य एवं चंद्रमा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इनकी शक्तियाँ एक दूसरे का विरोध भी करती हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य की तुलना में अधिक मजबूत होता है। चंद्रमा का जो आकर्षण है ये सूर्य की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ये भी 2 बार आता है। क्या है? ये 2 बार आता है। तो हम यहाँ से अब
हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं तो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।